नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एक ऐसी युवा महिला आईएफएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में एक बहुत ही सघन वन क्षेत्र और जनजाति बहुल क्षेत्र में डीएफओ का दायित्व तो निभा ही रही हैं। 2018 बैच की मध्य प्रदेश काडर की वो आईएफएस अधिकारी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संघर्ष और परिश्रम को उन्होंने अपना साथी बनाया। तो मेरे साथ जो युवा अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं, वो एक ऐसे ही बैकग्राउंड से निकली हैं, लेकिन माता पिता की तपस्या और उनकी मेहनत, इनका एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आज वो यहाँ हैं। तो चलिए सीधे उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं ऋषिभा सिंह नेताम, जिनसे हम बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत जी। ऋषिभा जी, इस कार्यक्रम में हम कहीं ना कहीं पीछे का एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं यादों का, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब ऋषिभा जी 15-16 वर्ष की रही होंगी, 13-14 साल की रही होंगी, 9वीं में, 8वीं में, 10वीं में पहुंच रही होंगी, तो उनके सपने क्या थे? कैसे थॉट था उनका कि आगे मुझे क्या करना है, किधर जाना है? और घर के बैकग्राउंड के बारे में भी हमें बताइए। जी, मैं सीधी ज़िले से हूँ। मेरा परिवार सीधी ज़िले से है। मेरे पिताजी जुडिशरी सर्विस में थे और रिटायर हो चुके हैं। मेरी माताजी टीचर थी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैं आदिवासी समाज से आती हूँ, तो आदिवासी जो होते हैं उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो जब आप पूछ रहे हैं, जब मैं 9-10 वर्ष 9वीं 10वीं में थी, तब मेरी क्या उस समय मानसिकता थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं 9-10 साल मतलब 9वीं 10वीं में थी मैं, तो मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी कि IIT JEE क्या होता है, UPSC MPSC MPPSC क्या होता है, ना मेरे परिवार को जानकारी थी। फिर जब मैं 10वीं में परीक्षा पास कर ली थी, उसके बाद मेरे कुछ सीनियर्स थे, वो IIT JEE की फॉर्म फिल कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि IIT JEE है, इंडिया का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये सीधी की बात आप बता रही हैं? ये मैं आपको शहडोल की बात शहडोल की 10th में थी जब 10th में थी मैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे पास प्रतिभा है, मैं कर सकती हूँ, और जब मुझे मौका मिलेगा अगर देश के सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का, तो मैं क्यों ना करूँ। तो फिर लेकिन मैंने जानकारी अपने स्तर पे इकट्ठा की और मैंने मन बना लिया था कि मुझे IIT JEE करनी है। फिर मैंने JEE का परीक्षा अपने 12th के साथ साथ मैंने दी, निकाला, और पहली बार में मेरा JEE मैंने क्लियर किया। फिर मुझे IIT गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस मुझे मिला, जिसमें मैंने 4 साल बीटेक कंप्यूटर साइंस में प्राप्त किया। उसके बाद जब मैं 4th ईयर में थी, फिर बात उठी कि अब आगे क्या करना है। 3 ऑप्शन थे, या तो आप देश के बाहर आप मास्टर्स करने जाएं, जो मैं करना चाहती थी देश के बाहर जाके, लेकिन माता पिता का था कि बेटा आप देश के बाहर चले जाओगे, वहाँ जाओगे, वहाँ बस जाओगे, हमारे देश का क्या, हमारा क्या। अरे वाह। तो ये एक मुझे सोच में मैं पड़ गई कि भाई बात तो सही है। तो फिर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि भारत में क्या करना है, या तो आप कॉर्पोरेट में आप कंपनी में काम करें, या फिर आप अखिल भारतीय सेवा में आप आए। तो मेरा मन था कि मैं लोगों की कॉर्पोरेट सर्विस मुझे करनी थी, और जब भारत में ही रहना है तो मुझे अपने लोगों की सेवा करने का इच्छा थी कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो मैंने ये सोचा क्यों ना कोशिश की जाए, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इतने सो हैं कि हम अपनी नौकरी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट जॉब कर लेंगे। आदिवासी समाज में ये होता है कि मैक्सिमम ग्रेजुएशन की परमिशन मिलती है, उसके बाद होता है कि अब शादी करनी है। तो पापा नहीं बेटा, आपके सामने भी प्रेशर था ये? जबकि पापा जी हमारे सर्विस में थे, उसके बाद भी था कि शादी करनी है। लेकिन इस समय पे मेरी मम्मी जो थी, माता श्री, उनका थोड़ा सा परिचय दूंगी मैं आपको। उनका नाम डॉक्टर कृष्णा सिंह नेताम है। वो मेरी आइडल हैं। उन्होंने MA किया है सोशियोलॉजी से, ज्योग्राफी से, फिर उन्होंने PhD की है सोशियोलॉजी से, फिर उनके पास LLB की भी डिग्री है। वो रुकी बस इस वजह से क्योंकि उनको हाथ में थोड़ा लिखने में दिक्कत शुरू हो गई थी, नहीं तो वो अभी भी वो उनकी जो जारी रखती हैं अपनी पढ़ने की इच्छा है, तो उसी से मुझे भी प्रेरणा मिलती है। तो उन्हें इस चीज़ को समझ में आया, तो वो लड़ गई सबसे,
वो लड़ गई। उनने कहा कि नहीं, मेरी बेटी बहुत होनहार है, पढ़ने में बहुत तेज़ है, उसको अखिल भारतीय सेवा में जाना है, उसका मन है, और शादी की अभी कोई उम्र नहीं है, अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं हुई, वो करना चाहती है, उसको करने दीजिए। तो जो भी कोई आता था, ये प्रश्न होता, तो ये प्रश्न मेरे तक कभी नहीं पहुंचता था। मम्मी हैंडल कर लेती थी इस चीज़ को। जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। प्रणाम है डॉक्टर कृष्णा देवी नेताम जी को, बहुत प्रणाम है कि अगर ऐसे पेरेंट्स हों तो फिर बच्चों के लिए आसमान की कोई सीमा नहीं है, जहाँ चाहे उड़ के वो जा सकते हैं। एक चीज़ ये बताइए, आपका मीडियम क्या रहा एजुकेशन का? मेरा मीडियम 8 तक तो मैं स्टेट उसमें आपके एमपी बोर्ड में थी। मैं हिंदी मीडियम में? हिंदी में। उसके बाद फिर मैं सीबीएसई बोर्ड में शिफ्ट। मैं आपकी जर्नी ज़रूर हम सब सुनना चाहेंगे कि जब आप मध्य प्रदेश के एक विंध्य रीजन के ट्राइबल डोमिनेटेड इलाके सीधी से आप निकल के आपकी यात्रा चलती है आसाम की तरफ, कामाख्या देवी, आसाम बड़ा सुंदर 7 सिस्टर्स वाला स्टेट। तो जाहिर तौर पे मन में काफ़ी चिंता भी रही होगी, पहली बार बिटिया इतनी दूर जा रही है। वो अनुभव कैसा था? क्योंकि कई जो लोग हैं युवा, वो इसके आगे कई बार परेशान हो जाते हैं, और कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार वो घुटने टेकने जैसी बात हो जाती है। आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव ऐसा था कि जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, जब लिस्ट आई कि आईआईटी गुवाहाटी अलॉट हुआ है, तो पेरेंट्स का थोड़ा चिंता में थे कि कभी हम स्टेट से बाहर भी नहीं गए हैं। अब आप इतना नॉर्थ ईस्ट, जो एक बहुत सुदूर, बहुत दूर एरिया है, वहाँ पे वो भी एक लड़की को भेजना, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्यों भेज रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि होशियार है पढ़ने में, तो फिर से जेई परीक्षा दे के अगले साल फिर से ड्रॉप लेके फिर से जेई परीक्षा दे के दूसरे कॉलेज में चले जाएं, या फिर एनआईटी में, किसी एनआईटी में आप एडमिशन ले लें। तो मेरी मम्मी का एक भरोसा था, उनका सपना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चल के देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। तो वहाँ गए हम, वहाँ कॉलेज का माहौल देखा, लोगों से मिले, तो मम्मी बहुत खुश हुई कि ये तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, सब अपने जैसे लोग हैं यहाँ पे, तो कोई चिंता का विषय नहीं। थोड़ा दूर है, लेकिन आज के समय में जब मोबाइल है, आप सबसे बात कर सकते हैं, तो दूरी थोड़ी कम हो जाती है। तो उनकी थोड़ी चिंता भी संकट मोचन बनी। जी। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ घुलने मिलने में, माहौल कोई दिक्कत नहीं हुई, भाषा की कोई समस्या नहीं? कोई समस्या कि आसाम थोड़ा हिंदी भाषी क्षेत्र रहा है। और मैं नॉर्थ ईस्ट की एक ये भी बात बताऊंगी कि वहाँ के लोग जो हैं बहुत मिलनसार हैं, और वहाँ पे स्पेशली महिलाओं को, लड़कियों को जिस तरह का सम्मान दिया जाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल ठीक है। तो एक मुझे एक लिबरल जो एक हमारे यहाँ, जो एक मैं मध्य प्रदेश की बात बताऊँगी, यहाँ पे स्पेशली हमारे यहाँ थोड़ा लड़कियों को मौका कम मिलता है। तो जब मैं आसाम गई, वहाँ मैंने देखा कि लोग अपनी बेटियों को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे एक प्रश्न चिन्ह था कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हमने ये भी सुना कि आपकी माताजी इतना ध्यान रखती थी आपका, कि आप जहाँ परीक्षा देने जाती थी वो अपने साथ चटाई दरी लेकर जाती थी, और वो बेचारी बाहर तपस्या करती रहती थी कि बिटिया रानी अंदर लिख लें, उनके मन में कोई चिंता नहीं हो, क्योंकि उनकी संरक्षक, उनकी मम्मी उनके साथ है। ये अनुभव कैसा था? ये एक, जब हम परीक्षा देने जाते हैं, डर तो लगता है कि पेपर कैसा आएगा, हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, हमारी तैयारी पूरी है कि नहीं है, ये 3-4 प्रश्न रहते थे। तो मेरी मम्मी ये कहती थी कि बेटा, आप अपने पे भरोसा रखो, आपने जो तैयारी पूरी की है, अब आप सिर्फ जाके, आप सिर्फ वहाँ अपना जो आपको आता है खुले दिमाग से आप उसको लिख लिए और पूरा कीजिए, और बाकी आप चिंता नहीं कीजिए कि आप बाहर आएंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, टिफ़िन वगैरह कुछ नहीं। आप भोपाल में ही एग्ज़ाम सेंटर्स होते थे, वो बाहर सेंटर के जो आपका गेट होता है उसके बाहर चटाई लेके वहाँ बैठती थी, टिफ़िन वगैरह वहीं रखी रहती थी, पानी बॉटल, और वो अपना एक माला निकाल लेती थी, और जपना, जैसा मेरा एग्जाम की घंटी बजती थी, उनका माला जपना शुरू हो जाता था। तो एक तरीके से एक ऊर्जा जो बाहर से अंदर जो मिलती थी। प्रणाम आपको फिर डॉक्टर कृष्णा देवी। एक मतलब उधर माला जप रही है, वो एनर्जी वहाँ से परीक्षा कक्ष में जा रही है, जो हमारी सनातन की मान्यता है। अद्भुत बात है। कोई और उनके साथ बड़ा इमोशनल मोमेंट आपका रहा हो, जहां आप आज भी याद करती हैं तो आपका भी मन भर आता है, कि जहां माँ का ऐसा अनकंडीशनल सपोर्ट रहा हो? एक तो ये था ही। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन, मतलब इंटरव्यू का जब रिज़ल्ट आया,
तो उस समय कुछ स्थिति ऐसी थी कि सिलेक्शन तो हो नहीं रहे थे, तो मैं वापस दिल्ली जा रही थी, मैं ट्रेन में थी। रिजल्ट आया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कि उसमें सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे पहले फ़ोन मेरी रूममेट का आया कि ऋषिबा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे लगा कि कभी कभी दोस्त मजाक करते रहते हैं, तो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि मेरी तैयारी मुझे जो मेरा कॉन्फिडेंस था, मुझे कहीं लगा कि मेरी जो थोड़ी तैयारी कम थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, कम थी, तो मुझे थोड़ा यकीन नहीं हुआ। फिर लिस्ट देखा, जब मैं लिस्ट देख लिया, फिर मैंने सबसे पहले मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मी को फ़ोन लगाया कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मम्मी ने उस थोड़ी 5 मिनट के लिए तो उनको समझ नहीं आया क्या है। फिर जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अब मैं अगली ट्रेन से मैं अभी दिल्ली आ रही हूँ। तो मुझे जो उसके बाद जब मिली, उनने जो मुझे गले लगाया, जो एक संतोष और तृप्ति वाली भावना होती है कि लक्ष्य मिल गया है आपको। लक्ष्य मिल गया। बहुत ऋषिबा जी कमाल किया आपने। जो लोग युवा साथी हमारे इस प्रोग्राम को बहुत रुचि से देखते हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर मेहनत का जो हमारा एक तैयारी है वो किस तरह से होनी चाहिए। आपने अपनी तैयारी, क्योंकि आपसे वो और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश आप जानती हैं कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनका एक्सपोजर महानगरों की तरह नहीं है। वो बड़े सीधे सरल हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर्स नहीं हैं उनके पास, कई कठिनाइयाँ हैं। कुछ लोग दिल्ली जा पाते हैं, कुछ लोग आर्थिक संकट के चलते दिल्ली में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि हम अपना कितने घंटे पढ़ाई का एक शेड्यूल रखें? और कई बार ये भी बात सामने आती है कि मोबाइल बंद कर दो, टेलीविज़न बंद कर दो, मनोरंजन बंद कर दो, दोस्त बंद कर दो। क्या ये सब भी ज़रूरी है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करने की सोची थी, उस समय मुझे मार्गदर्शन देने के लिए कोई नहीं था। मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि कहाँ जाना है। बस किसी ने बता दिया था कि दिल्ली में कोचिंग होती है। अच्छा। तो चले गए थे। उसमें फिर किस कोचिंग में ज्वाइन करना वो भी नहीं पता था। तो जब मैं उस एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे उस सफ़र से मैं गुजर चुकी हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो समय अलग था। ये मैं 5 साल 6 साल पहले की बता रही हूँ। अब समय थोड़ा बदल गया है। पहले के समय में कोचिंग तो हर जगह नहीं होती थी, और इंटरनेट के माध्यम से जो आपकी पाठन सामग्री वगैरह जो उपलब्ध होती वो भी नहीं होती थी। जो होता था सब आपको हार्ड कॉपी उपलब्ध होती थी, तो उस समय थोड़ा कठिन था। आज के समय में जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, जो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए भी साधन होता है कि यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी कोचिंग की ऑनलाइन जो उनकी सेवाएं होती उसके माध्यम से वो क्लासेस अटेंड कर सकते, जो एक अच्छा तरीका है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी परीक्षा निकालनी है और कितने साल में निकालनी है। फिर उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, सिलेबस, किताबें, वो पता कर लीजिए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो मूल मंत्र है सिलेबस, जो वर्ड टू वर्ड हम कहते हैं कि सिलेबस, वो समझ लीजिए। फिर सिलेबस के बाद आप अपने अंदर झांकिए कि आपको उसमें कितना आता है। हो सकता है कि आपको कुछ भी ना आता हो सकता है आपको कुछ पोर्शन आते हो, कुछ नहीं आते हो। तो वो एक बहुत आत्मविश्लेषण बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आप सिर्फ आंख बंद करके किसी को फॉलो करेंगे, तो फिर वो तो उनकी जर्नी अलग रही है, उनकी ज़रूरतें अलग रही थी, उनकी क्षमताएं अलग थी। आप हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग क्षमताएं होती है। तो आपको आत्मविश्लेषण करिए, और जो नहीं आता है वो फिर आप ढूंढिए कि चलिए हमें ये सिलेबस में ये पार्ट नहीं आता है, ये कौन हमें सिखाएगा या हमें कौन इसके बारे में बताएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। इस दौरान आपने क्या कुछ चीज़ें, मोबाइल छोड़ दिया, फेसबुक छोड़ दिया, सोशल मीडिया देखना छोड़ दिया, कुछ इस तरह के कठोर फैसले किए आपने? जी ज़रूर। आज के समय में तो और भी ये सारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एकदम छोड़ दीजिए, एकदम वैराग्य वाला जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं आपका दिमाग चलता है, आपकी बॉडी, ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ने में भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि 24 में से 20-20 घंटे पढ़िए, नहीं, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका सिलेबस कितना है और आपको इतने समय में पूरा करना है। अब आप उसको आप दिन में 20 घंटे में पढ़िए या 5 घंटे में पढ़िए, सबकी अपनी क्षमता है। कुछ लोग बहुत प्रतिभावान होते हैं, वो वही चीज़ 5 घंटे में भी पढ़ लेते हैं। आपका स्टडी टाइम कितना था?
मैं स्टडी तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, मैं आपको डेली रूटीन बता सकती हूँ कि वैसा कैसा था। सुबह उठ के 8 बजे नहा धो के तैयार होके ब्रेकफास्ट करके लाइब्रेरी जाते थे, पढ़ते थे। 2 बजे करीब लंच के लिए टिफ़िन लाइब्रेरी में आता था, वहीं खाना खाया। उसी 1 घंटा थोड़ा सा खाना खाया, आसपास घूम लिया और जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर ली, थोड़ी चर्चा कर ली, घर पे बात कर ली, ये होता था। फिर नेक्स्ट हाफ में क्या पढ़ना है उसकी थोड़ी प्लानिंग कर ली। फिर उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू की। फिर 5 बजे तक पढ़ाई। 5 बजे के बाद मेरा था कि 5 बजे के बाद नहीं पढ़ना है, बिकॉज एक सैचुरेशन लिमिट हो जाती है आपकी। 5 बजे के बाद हम आए, घर आए, थोड़ा आराम किया, टाइम है, मन कर रहा है, थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लिया, थोड़ा सा वॉक कर लिया, क्योंकि एक फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में मैं कंटिन्यूसली पढ़ती रहती थी, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, तो मुझे मेरे बैक में दर्द शुरू हुआ। तब मुझे समझ में आया कि यार अब इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मुझे एक डॉक्टर जो थे जिनने मैंने देखा, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है लेकिन एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और फिर मुझे ये समझ में आया कि एक्सरसाइज करने के बाद आप और फ्रेश हो जाते हैं। एक माइंड एक जो रिबूट हो जाता है, सिस्टम रिबूट हो जाता है। तो ये सिस्टम रिबूट, फिर एक्सरसाइज किया, डिनर किया अपना, डिनर के बाद मन किया तो पढ़ लिया, नहीं तो कल की आपकी प्रिपरेशन करके अपना 9, 10, 10 बजे तक, या थोड़ा दोस्तों से बातें कर ली 10 बजे तक। तो एक 8 घंटे की नींद का भी शेड्यूल आप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक टफ शेड्यूल को फॉलो कर पाते हैं। सिलेक्शन के बाद जब पहली पोस्टिंग हुई, आप डिप्टी डायरेक्टर कान्हा वर्ल्ड का, हमारी सेंचुरी जो पूरी दुनिया में विख्यात है, वहाँ भी आपने दायित्व निभाया, प्रोबेशन पीरियड निकाला, तो जिसे कहते हैं सपना सच हो गया। उस दिन रेशिभा ने क्या फील किया जब पहली बार वो एक IFS अधिकारी के तौर पर अपनी कुर्सी पे बैठी, तो वो एक किस तरह की फीलिंग थी? मैं इसकी थोड़ी जर्नी थोड़ा पीछे लाऊंगी। जब मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था तो हमारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है, FRI एक देहरादून का एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है। वो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे वहाँ पे फॉरेस्ट कॉलेज स्थापित किया गया था, तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती। तो जब हम पहली बार ज्वाइनिंग करने के लिए वहाँ गए, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी, तब लगा कि अब कुछ अचीव किया है, कुछ अचीव किया, कहीं पहुँच गए हैं। मतलब अब लग रहा है, मतलब जब तक रिजल्ट था, अपॉइंटमेंट लेटर था, तो वो एक फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही कदम रखा कैंपस के अंदर, एक जो हमारी स्पोर्ट्स की किट होती जिसमें IFS इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी लिखा हुआ, तो वो जब हाथ में आया, फाइल हाथ में आई जिसमें एकेडमी का नाम लिखा था, तब लगा कि हाँ अब सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो वो एक था। फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड अच्छा होता है, वो तो एक जैसे एक ट्रेनिंग जैसा सबका होता है, लेकिन जब उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग जब हुई, उस समय कोविड चल रहा था। जब मैंने स्टेट में ज्वाइन किया तो कोविड का हमारा लॉकडाउन चल रहा था। हम देहरादून से जो हमारे बैच के जितने लोग थे, अधिकारी, MP कैडर के, सब एक गाड़ी में बैठ के आए, क्योंकि कोई ट्रेन नहीं, कोई बस नहीं। बड़ी मुश्किल से बात करके, कलेक्टर से बात करके, सबसे बात करके हम एक गाड़ी में बैठ के, क्योंकि ज्वाइन तो करना है, साज की सेवा में, उससे छुट्टी मिलेगी नहीं हमें, टाइम पे ज्वाइन करना है। तो एक वो कठिन समय था कि कोविड के टाइम पे ज्वाइन करना। तो जब मुझे पोस्टिंग मिली कान्हा में डिप्टी डायरेक्टर कोर की, तो मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने फिर से दोबारा पढ़ा, क्योंकि कान्हा टाइगर रिजर्व देश नहीं विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध है, और इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण जगह की बागडोर और उसका दायित्व मुझे देना, तो मुझे एक बार विश्वास नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि चलो मुझे चुना गया है तो फिर अच्छे से इसको निभाना है। वाह। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनका वनों से बड़ा अभिन्न रिश्ता है। हाँ, तो आपने भी ये चीज़ अनुभव की होगी। जी, मैं थोड़ा सा, इतना क्लोज रिलेशन तो नहीं था पहले, लेकिन फिर भी मेरे जो पिताजी हैं, वो उनका वनों से बहुत हमेशा से प्रेम रहा है। तो हर साल जब भी हम गांव जाते थे तो मतलब वनों से हमारा हमेशा, इवन सर्विस में आने से पहले हम कहीं घूमने नहीं गए, लेकिन बांधवगढ़, संजय दुबरी ज़रूर गए, वहाँ, क्योंकि जो एक
शांति जो हमें वनों में मिलती है, वन्य प्राणी को देख के मिलती है, वो कहीं आस बड़े शहर में नहीं मिलती। 2023 आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। शादी दाम्पत्य जीवन में भी आप बंधी और आपके जो जीवन साथी हैं वो आंध्र प्रदेश काडर के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। तो ये मुलाकात मसूरी में, देहरादून में ही हुई और फिर अरेंज कम लव मैरिज के तौर पर ये आगे बढ़ी। तो अभी तो 1 वर्ष हुआ है, लेकिन आप लोग अपने दायित्वों का निर्धारण कैसे करते हैं? वो आंध्र प्रदेश में हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, फ्रिक्वेंटली मिलना भी नहीं होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि दोनों एक ही सेवा के हैं, तो चैलेंजेस भी अच्छे से समझते हैं। जी, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हम दोनों एक ही सेवा से, एक ही सर्विस में हैं, तो मुझे उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो समझ में आती हैं और उन्हें मेरी डिफ़िकल्टीज समझ में आती हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। मुझे समझ में आता है कि हाँ, अभी इस समस्या का निराकरण ज़्यादा ज़रूरी है ना कि घर आना। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है और जब भी मौका मिलता है, कभी छुट्टी मिल जाती है जब अगर, तो फिर मिलते हैं। कभी वो यहाँ आ जाते, कभी मैं उनके यहाँ चली जाती हूँ। वाह वाह वाह। तो जैसे मैंने आपको देखा और जितना आपके व्यक्तित्व को मैं समझ पाया हूँ, आप काफ़ी, आपकी रुचि है बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, लोगों से मिलना जुलना, वो ऐसे ही हैं या जैसा शादी में हमने देखा है कि एक अगर बातचीत करने वाला ज़्यादा होता है, दूसरा कम बोलने वाला होता है, वो क्या कम बोलते हैं? जी, वो बहुत कम बोलते हैं। जी मतलब नाम विघ्नेश है उनका, विघ्नेश बहुत कम बोलते हैं जी। उनका ये मानना है कि एक को कम बोलना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। कंक्लूड करूँगा, आगे जीवन को कैसे देखती हैं? अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो 5-6 वर्षों का ये सफ़र आपने तय किया है। आगे जीवन के सपने आपके क्या हैं और कैसे देखती हैं अपने को एक भारतीय वन सेवा के अधिकारी के तौर पर? मेरा एक सपना ये है कि जब अगर मुझे भारतीय वन सेवा में मौका मिल गया है, तो मैं चाहती हूँ, और अब हमारे स्टेट, खुद के होम स्टेट में हूँ मैं, तो यहाँ के आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे हमारे यहाँ वन समितियाँ होती हैं, वन सुरक्षा समिति होती है, इको डेवलपमेंट समितियाँ होती है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है, हम रेगुलरली, मैं उनसे मीटिंग करती हूँ, उनसे बात करती। जब भी मैं फील्ड जाती हूँ तो एक जो अच्छा लगता है मुझे उनसे पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है। और स्पेशली जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ, उनसे एक पहला प्रश्न पूछती हूँ, कितने बच्चे हैं आपके? बोलेंगे अच्छा, एक बेटी है। ठीक है, पूछती हूँ बेटी क्या कर रही है और क्या पढ़ रही है, और उनको मैं हमेशा ये समझाइश देती हूँ और अपना भी एग्जाम्पल देती हूँ, वो पढ़ रही है, उसको पढ़ने दीजिए, वो आगे बढ़ाइए। अभी आप एक कठिन फाइनेंशियल स्थिति में हैं, लेकिन आपकी बेटी पे काबिलियत है, वो पढ़ लेगी आगे, तो वो आप खुद का तो उद्धार होगा, आपके परिवार का भी, आपके जीवन का भी उद्धार हो जाएगा। तो उसको रोके ना, उसमें बिना मतलब का आप प्रेशर ना डालें। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो उसे पढ़ने दें। मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ने दें। बहुत अच्छी बात है। और आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कम्युनिटी की, ट्राइबल कम्युनिटी से, और जितने भी हमारे मध्य प्रदेश एक ट्राइबल रिच स्टेट भी है, तो मैं उन सभी हमारे जो भाई बहन हैं जनजातीय समुदाय के, मैं कहूँगा कि ऋषिभा सिंह नेताम जी आपके सामने एक उदाहरण है कि उन्होंने किस तरह अपने कुटुंब का, अपने कुल का, अपने माता पिता का गौरव बढ़ाया है। और एक लड़की को अगर मिले सफलता, आज आप देखिए वो किस तरह से उन्होंने देश के एक लीडिंग संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, मध्य प्रदेश पीएससी निकाल दिया, और सब चुटकी बजाते हुए। मेहनत बहुत रहती है, चुटकी बजाने की तो बात होती है, लेकिन उन्होंने कितना डिसिप्लिन्ड और कितना सरल व्यक्तित्व है उनका। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बोलने की उच्चारण बहुत अच्छा है, तो क्या आप कुछ लिखती भी हैं? नहीं, इसके पीछे भी मेरी मम्मी का हाथ है, क्योंकि वो टीचर रही हैं, वो हिंदी पढ़ाती थी। अच्छा। तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि बेटा बाकी सब्जेक्ट का तो मैं नहीं देख सकती, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमेशा से हिंदी में हमेशा से 100 आउट ऑफ 100 ही आना चाहिए। ये तो एक्सप्रेशन भी आपका इसीलिए बहुत क्लियर है कि हिंदी में आप सोच भी लेती हैं बहुत अच्छा और बोल भी लेती हैं। तो बहुत सुंदर बात आपने की ऋषिभा जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सबसे बड़ा भरोसा हुआ मुझे कि एक लड़की को अगर ठीक अवसर मिले तो वो बहुत कुछ कर सकती है। और यहाँ मैं फिर एक बार प्रणाम करूँगा डॉक्टर कृष्णा देवी जी को कि ऐसी माँ अगर मिल जाए तो फिर दुनिया में कुछ असंभव नहीं है।
चक्रवर्ती, बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।